देखिए नेक्स्ट होती है हमारी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है, टाइम स्टडी का मतलब टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड और एवरेज टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। किसी भी पर्टिकुलर काम को ख़त्म करने के लिए उसका स्टैंडर्ड और एवरेज टाइम क्या होना चाहिए। मतलब ये जो टाइम स्टडी है वो ये बताती है कि अगर आप पर्टिकुलरली कोई जॉब कर रहे हो तो उस काम को ख़त्म करने के लिए आपका ऑन एन एवरेज टाइम कितना होना चाहिए, मतलब इतने टाइम में वो काम हार्डली ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टाइम स्टडी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्या होता है, देखिए टू कट डाउन द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। मतलब जो हमारी फालतू की मूवमेंट्स हैं, वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं जिससे हमारी कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होता, ऐसी अननेसेसरी मूवमेंट्स को क्या कर देना, हटा देना। तो देखिए इसमें आपको एग्जांपल एक दे रखा है, जैसे कि एक वर्कर है या आपका कोई एम्प्लॉय है, अब उसको क्या है टूल्स लेने के लिए हो सकता है बार बार अपने टूल रूम में जाना पड़े, या टूल्स लेने के लिए उसे बार बार थोड़ा नीचे झुकना पड़े। तो इसके लिए क्या होता है, देखो अगर वो बार बार नीचे झुकेगा, सपोज उसको अगर 5-6 बार टूल्स की जरूरत पड़ी तो वो 5-6 बार नीचे झुकेगा, तो उससे क्या होता है उसकी एनर्जी भाई लगती है उसमें, जब हम बार बार झुकेंगे तो उसमें हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो इससे क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज़ देखते हैं कि वो पूरे दिन में किस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनको एनालाइज करते हैं और फिर जो उनकी वेस्टफुल, जो उनकी बेकार की एक्टिविटीज़ है जिससे उनका टाइम और उनकी एनर्जी दोनों वेस्ट हो रही हैं, ऐसी एक्टिविटी को हम वहाँ से हटा देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सपोज एक एम्प्लॉय है, उसको टूल्स लेने के लिए बार बार थोड़ी दूरी पर जाना पड़ रहा है या बार बार झुकना पड़ रहा है, तो उसको एनालाइज किया गया। उसके बाद हर बेंच के पास एक स्टूल या एक टूल केस रखवाया गया जिसमें इजीली वो वहाँ से टूल उठा सकता है, ना कहीं जाए बिना और ना ही उसे बार बार झुकना पड़ेगा। तो इससे उसका टाइम और एनर्जी दोनों क्या हो गए, सेव हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी क्या होता है, देखिए वर्क स्टडी जो आपका है टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ये एंश्योर, ये जो वर्क स्टडी है ये एंश्योर करती है टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन, मतलब कम से कम कॉस्ट में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। एक्चुअली जो वर्क स्टडी है ना, इसमें आपकी और भी चीज़ें आ जाती हैं, और भी चीज़ें कौन कौन सी आपकी बुक में है, तो वर्क स्टडीज में अलग से दिया है, बट वर्क स्टडी में आपको मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ऊपर आपका आ जाता है फटीग स्टडी, ये सब कंबाइंड है हमारा। ठीक है, वो इसके वर्क स्टडी के अंदर ही आते हैं। उसके बाद होता है हमारा डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में आपको इससे नेम से ही पता चल रहा होगा, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतनी वेजेस दी जाएंगी। मतलब यहाँ पर वेजेस का सिस्टम है, सबके लिए एक सी सैलरी नहीं है, यहाँ पर वेजेस है, जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से वेजेस दी जाएंगी। ठीक है, सो पेमेंट टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स विद डिफरेंट रेट। यहाँ पर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स उनको अलग अलग रेट्स पर पेमेंट किया जाता है। अब सपोज यहाँ पर हमारा जो मैनेजर है उसने कहा है हमें 10 यूनिट्स डेली बनानी है, ये हमारा एस्टिमेट है, 10 यूनिट्स हमें डेली बनानी है और पर यूनिट का हमें कितना मिलेगा, 10 रुपीज़। ये एवरेज है, ऑन एन आपको इतना तो बनाना है, कंपल्सरी है। तो 10 यूनिट का आपको कितना मिल रहा है, 10 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 100 रुपीज़ पर डे आपको मिलने ही मिलना है, जिस भी वर्कर को जो काम कर रहा है उसको इतने मिलने हैं। अब ये डिफरेंशियल अलग अलग कैसे होगा, आप देखिए यहाँ पर जो एफिशिएंट वर्कर है, जो अच्छे वर्कर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो सपोज दिन में उन्होंने बना ली 12 यूनिट्स या 15 यूनिट्स, तो उनको क्या कहा, उनको पेमेंट होगा कितने रुपए से, 12 रुपीज़ से। ठीक है, सपोज यहाँ पर सेम है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ आपका 11 और ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो एफिशिएंट वर्कर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा का प्रोडक्शन किया, तो हमारे जो मैनेजर है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहता है कि अगर जो इससे ऊपर यूनिट्स बनाया जाए तो आपको नहीं बनानी है, अगर उससे ऊपर अगर आप यूनिट बनाते हो तो आपको नॉर्मल वेजेस से ज़्यादा का पेमेंट किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हर वर्कर चाहेगा कि उसको थोड़ा सा अच्छा, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन करे, जो उसके लिए भी बेटर होगा और कंपनी के लिए भी। तो उसका पर डे का कितना हो गया 165। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अब इसका कम का देख लेते हैं। सपोज जो वर्कर है, जो इनएफिशिएंट वर्कर है, वो क्या किया, उन्होंने कितनी बनाई, 8 यूनिट्स ओनली, बनानी थी 10 बट उन्होंने बनाई कितनी, 8। अब हमें कम से कम 10 तो बनानी थी। अब जो 8 के हिसाब से जिसने कम बनाया उसको पेमेंट कितने का होगा, या 8 का ही कर लेते हैं,
ठीक है, मतलब ये आपका ये कंसिडरेशन है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इतना आपको, अगर आप 10 यूनिट्स बनाओगे तो आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। अगर आप इससे ऊपर करते हो तो आपको पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, अगर आप उससे कम करते हो तो आपको पेमेंट कम मिलेगा। इससे क्या होता है, इससे जो हमारे एफिशिएंट वर्कर होते हैं और वो तो काम और बेटर करते ही हैं, और जो इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद के काम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इससे उनका भी फायदा होता है और साथ ही साथ कंपनी का भी फायदा होता है। इसके बाद आता है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। अब मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, देखिए मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स फॉर ईच अदर। यहाँ पर मेंटल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर एटीट्यूड जो वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में जो एटीट्यूड है उसके चेंज होने की बात हो रही है। अब किस तरीके से चेंज होना चाहिए, देखिए मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे को खुद से अलग समझते हैं। ठीक है, मैनेजर को हमेशा ये लगता है कि वर्कर्स हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं, अपना 100% नहीं देते, बैठे रहते हैं, और वर्कर्स को हमेशा ये लगता है कि मैनेजर्स हम पे हमेशा ओवरलोड, हमेशा बर्डन डालते रहते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मेंटल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि दोनों की मेंटालिटी में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए एज अ टीम, दोनों को एक दूसरे की फीलिंग समझनी चाहिए, इमोशन समझने चाहिए और एज अ टीम काम करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है अब आपका डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। टेलर एंड फ्यूल के वजह आपको बहुत सारे डिफरेंस दे रखे हैं, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 लिखे हुए हैं बिकॉज दिस इज इनफ, क्योंकि 5 से ज़्यादा आपसे पूछे भी नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज 4 मार्क्स अगर आपका क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हार्डली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखने। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब किस बेस पर मैंने डिफरेंस किया है दोनों के बीच में। सबसे पहली बात, अगर आपका बिजनेस में कोई भी डिफरेंस आता है तो आपको ये 3 कॉलम इस तरीके के बनाने हैं। आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस या पॉइंट ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना है, इससे जो हमारा डिफरेंस होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है, तो जो आपको पेपर में मार्क्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मैंने किस बेस पर डिफरेंस किया है, तो यहाँ पर देखिए कंसर्न, ये प्रिंसिपल दोनों के किस चीज़ से कंसर्न है। ठीक है, तो टेलर के प्रिंसिपल कंसर्न होते हैं विद वर्कर्स एफिशिएंसी। टेलर के प्रिंसिपल जितने भी हैं वो वर्कर की एफिशिएंसी के ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद फ्यूल के जो हैं प्रिंसिपल वो किसके ऊपर दिए गए हैं, वो दिए गए हैं प्रॉपर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर पूरी कंसर्न किसके ऊपर है, वर्कर्स के ऊपर, और यहाँ पर पूरा का पूरा मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर। एम्फसाइज मतलब किस पर जोर देकर किया गया है, किस पर जोर देकर ये प्रिंसिपल्स लिए गए हैं। तो यहाँ पर आता है ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। यहाँ पर हम अपना सारा मतलब काम के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर ये सारे प्रिंसिपल बनाए गए हैं टेलर के, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ मैनेजर के फंक्शंस के ऊपर एम्फसाइज करके फ्यूल के प्रिंसिपल बनाए गए हैं। फोकस, हमारा पूरा ध्यान किस चीज़ पर रहता है इन प्रिंसिपल्स के दौरान, तो फोकस हमारा टेलर के जो प्रिंसिपल है उनमें कहाँ पर रहता है, ऑन एलिमिनेशन वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स। मतलब हमारे जो वेस्टफुल मूवमेंट है उनको हटाने में हमारा ध्यान रहता है, एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स, और हमारे वर्कर्स की जो एनर्जी है वो क्या रहे, सेव रहे। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और ऑल ओवर हमारा ध्यान कहाँ पर रहता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट आता है फ्यूल का क्या है, ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर बेटर मैनेजमेंट इंप्रूविंग ओवरऑल। यहाँ पर देखिए हम सिर्फ वर्कर्स की और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं इन केस ऑफ टेलर, बट फ्यूल के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्रिंसिपल जो हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनको और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल। यहाँ पर हम ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, सिर्फ वर्कर्स मैनेजमेंट या वर्कर्स मैनेजमेंट या मैनेजर की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, ये यूनिटी ऑफ कमांड वाला जो हमारा एक प्रिंसिपल था जो कि फ्यूल का था, तो टेलर के प्रिंसिपल्स में डिड नॉट फॉलो, ये वाला फॉलो नहीं होता, क्योंकि टेलर में जो हमने पढ़ा था सबसे पहले आपकी साइंटिफिक टेक्निक थी फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 एक्सपर्ट्स थे, 8 मतलब जो वर्कर्स थे उन्हें 8 एक्सपर्ट्स के अंडर काम करना था। ठीक है, तो यहाँ पर
टेलर के अकॉर्डिंग ये यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, वहाँ टेलर के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल काम नहीं करता। बट फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए थे वहाँ पर ये वाला जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। मतलब सबका जो वर्कर है उनका एक ही बॉस होना चाहिए, उन सबको एक ही जगह से कमांड मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेबिलिटी, मतलब कहाँ पर अप्लाई होते हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो टेलर के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन, ये जो टेलर के हमारे जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ सिचुएशन में ही अप्लाई होते हैं, हर जगह अप्लाई नहीं होते। जबकि फ्योल के प्रिंसिपल एप्लीकेबल यूनिवर्सली, ये पूरे जहान में, पूरे यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 2 जो आज फाइनली खत्म हो चुका है। थैंक यू।